वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने एयरबेस पर मुनक्किदा ऑपरेशनलाइजेशन तकरीब में शिरकत की है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान से। जी अपडेट कीजिए। जी बात है कि एक ऑपरेशनल एयरबेस पर इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खसूसी थे। उनकी आमद पर सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें जो नए वेपन सिस्टम्स हैं और दिफाई असासाजात हैं उनकी नुमाइश भी दिखाई गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को इस हवाले से जो मुख्तलिफ नए वेपन सिस्टम हैं, बिलखसूस जिनमें J-10C लड़ाका तैयारे, C-130H एयरबेस 319, बोइंग 737, पाइपर M600 और BK-835 एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स में जो जदीद तरीन हथियार हैं उनका जायजा पेश किया गया है। चीफ का कहना था कि पाक फिजाइया में जदीद तरीन रेडार, बगैर पायलट के फिजाई निज़ाम बशमूल अकेंची TB2 और शाफर 2 के साथ साथ स्वाम, डोनर, लॉइजिंग, मोइनिशन समेत लॉन्ग रेंज वेक्टर्स की शमूलियत ने मुल्क की फिजाई दफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि J-31 स्टेल्थ फाइटर तैयारों के हसूल के लिए बुनियाद रख दी गई है, जो कि मुस्तकबिल करीब में पाक फिजाइया के फिजाई बेड़े का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी पार्क, बिलखसूस नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है, उसके हवाले से भी आगाह किया। जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुतहर्रिक क़यादत को सराहते हुए जदीद तरीन वेपन सिस्टम की शमूलियत पर पाक फिजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। खुद इंसारी और इंसानी वसाइल की तरक्की की अहमियत पर जोर देते हुए आर्मी चीफ का यह कहना था कि तकनीकी तरक्की और ऑपरेशनल महारत के असूल पर पाक फिजाइया की लगन भरपूर तायद की हामिल है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार है। खास तौर पर इस तकरीब में पाक फिजाइया के मुख्तलिफ लड़ाका और तरबियती तैयारों ने शानदार एयर शो भी पेश किया। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के इलाके सईदाबाद में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार और 2 खवातीन जख्मी हुई। दौरान इलाज तीनों अफराद दम तोड़ गए। क्या वाकया है ये बात करेंगे, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए सलमान। देखिए, बल्दिया टाउन सईदाबाद का इलाका है जहां पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल और राहगीर सवार अफराद को रोन डाला। 3 अफराद जख्मी हुए थे, इनको फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन अस्पताल जराए बताते हैं 2 खातून और 1 मर्द जो जख्मी हुए थे वो इस वाकये में दम तोड़ गए हैं। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहनील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस कहती है टैंकर ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सलमान, आपका शुक्रिया। FIA ने कराची से करोड़ों रुपए मालियत की जायदुल मयाद अद्वियात बरामद कर ली। FIA ने डिफेंस फेज 6 में बंगले पर छापा मारा, जहां से एक्सपायर्ड अद्वियात मिली। जायदुल मयाद अद्वियात को दोबारा पैक करके मार्केट में फरोख्त कर दिया जाता था। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और अभी आपको पता है कि कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर दुकान में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और एक बाउजर आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ खान से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये अबुल हसन इस्फहानी रोड गुलजार हिजरी पुलिस स्टेशन के करीब वाकई की दुकानें हैं जहां पर आग लगी है। फर्नीचर की दुकान है। इब्तिदा में एक दुकान में आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते शिद्दत अख्तियार की और मजीद दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां हैं जो आग बुझाने में हिस्सा ले रही हैं। वाटर बाउजर भी यहाँ पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। इतराफ में रिहायशी इमारतें भी बताई जाती हैं, ताहम फौरी तौर पर जो रिहायशी अफराद हैं वो घरों से बाहर निकल आए हैं। फिलहाल जानी नुकसान की इसमें कोई इत्तला नहीं है, लेकिन आग पर ताहाल काबू नहीं पाया गया। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त भी आग पर काबू पाने में मसरूफ है। ठीक है, फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो आग पर काबू पाने में मसरूफ है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इतलात तो नहीं? जी देखें, बिल्कुल इतराफ में आबादी भी वाक़ है। फिलहाल किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। जिस वक्त की आग की शिद्दत बढ़ी थी तो इतराफ में जो मौजूद लोग थे वो अपने फ्लैट से बाहर निकल आए थे। इस वक्त लोगों की काफी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा
जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो 2 से 3 मुकामात से यहाँ पर जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। दीगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी यहाँ पर तलब किया गया है। तो अब 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 1 वाटर बाउजर है जो मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा आसिफ, क्योंकि अबुल हसन इस्फहानी रोड एक मसरूफ तरीन ये एरिया है, थोड़ा सा इसके इतराफ के बारे में बताइए कि ऊपर कोई फ्लैट्स हैं, इसके साथ में कितनी दुकानें हैं, अभी इस वक्त यहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है? अच्छा देखिए, बिल्कुल इब्तिदा में जो इत्तला थी गुलजार ये अबुल हसन अस्फहानी रोड से ही मुतस्सिल गुलजार हिजरी है और गुलजार हिजरी ये भी तमाम रिहायशी इलाका है। जिस तरह अबुल हसन अस्फहानी रोड है ये कमर्शियल एरिया भी है और यहाँ पर रिहाइश भी है। इसी तरह गुलजार हिजरी पुलिस स्टेशन के साथ ही वाक़ ये मुकाम है जहाँ पर ये आग लगी है। तो ये इलाका जो है ये कमर्शियल नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरिया भी है। तो यहाँ पर जो है वो फ्लैट्स हैं, रिहाइश है। लेकिन जैसे ही आग की शिद्दत बढ़ी है तो जो रिहायशी इमारतें थी वो फौरी तौर पर खाली हो गई हैं, उसमें जो मौजूद लोग थे वो तमाम बाहर निकल आए हैं। तो फिलहाल जारी नुकसान की इसमें कोई इत्तला नहीं है, अलबत्ता लाखों रुपए करोड़ों रुपए का जो मालियत का नुकसान है वो ताहाल हो चुका है और इस वक्त भी आग जो है वो ताहाल भड़क रही है और उसको पर काबू पाने की जो है मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 में रिटर्निंग ऑफिसर से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात न हो। समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले कर रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? आरओ कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? बिला वजह की दरखास्तें क्यों दायर की जा रही हैं? एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ और दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठक करके तकर्रुर कैंसिल कर दिया। आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं, हम आपको जुर्माना क्यों ना करें? नोटिस के बगैर ही अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। अभी ऑर्डर कर देते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी जारी रखें। 90% PTI उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, एक पार्टी को इंतखाबात से बाहर किया गया तो जमहूरियत पटरी से उतर जाएगी। किसी सूरत इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे। ताहियात नाअहल को वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। निगरां सेटअप से कोई भी मुतमईन नहीं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट सुप्रीम कोर्ट करवाएगी। एक पार्टी को प्रोसेस से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डिलेल होगी। हम किसी सूरत बॉयकॉट नहीं करेंगे, को अकेले खेलने नहीं देंगे। अंडर 18, 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे। जो डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ था उसको प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ बनाया जा रहा है। आईन और कानून के मुताबिक उसका रास्ता रोके। स्टेबिलिटी तब आ जाएगी जब हुकूमत स्टेबल हो। क्रॉस ट्रेडिंग से बनी हुकूमत कभी भी स्टेबल नहीं हो। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त ही कर सकते हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें। लेकर सेटअप से कोई सेटिस्फाइड नहीं है। आम इंतखाबात के मुनसिफाना होने का इम्कान वाज़े नहीं। 2024 में इलेक्शन का ऐलान, जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद करार। पिलडॉट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर और कंट्रोल है। 2023 के आखिर में जमहूरियत भंवर में फंस गई। नाम नेहाद हाइब्रिड निजाम से छुटकारा पाकर फाल जमहूरियत को इख्तियारात मुंतकिल करना बेहतर है। मकबूल सियासी रहनुमा और जमातें मुसलसल एतमाद के बहरान का शिकार हैं। इलेक्शन में ताखीर का मतलब निगरां हुकूमतों को तवालत देना होगा। 2024 के इलेक्शन भी इतने शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए। सेनेट, कौमी सूबाई असम्बलियां अवामी मसाइल के हल के बजाय रबड़ स्टैम्प पॉलिसी बनाती रही। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दौरानिये में शदीद दबाव का मुकाबला किया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की कामयाबी है, उन्होंने 12वीं जनरल इलेक्शन का शेड्यूल जारी कराया। पिलडॉट रिपोर्ट में कहा गया है, बैनुल अक़वामी जरूरत या एग्जीक्यूटिव के दबाव पर कानून साजी देखी गई। सेनेट की कारकर्दगी तकरीरी क्लब जैसी रही। सदर आरिफ अलवी ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन इनेकाद के लिए PTI एजेंडे को आगे बढ़ाया। सूबाई असम्बलियों में नाकिस कारकर्दगी वाज़े थी। सरकर्दा सियासी जमातें मकबूलियत और शिकस्ता हुकूमत साजी के लिए सहारा ढूंढती रहीं। गैर मुंतखब निगरां हुकूमतों का तवील मुद्दत तक जारी रहना जमहूरियत आइन के मनाफी है। आम तातील के रोज बैंक ने लेटर जारी करके फहमीदा मिर्जा को क्लीन चिट दे दी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को MCB बैंक ने कर्ज नादहिंदा करार दिया था। मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान से। जी बताइए इस हवाले से। देखिए जी, ARY न्यूज को मुसद्दिका ज़राए से ये लेटर मौसूल हुआ जो स्टेट बैंक को जारी किया गया था MCB की जानिब से, और उन्होंने डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और उनकी फैमिली पर जो बैंक के नादहिंदा होने की वजह से उनके फार्म रिजेक्ट हुए थे, उनको छुट्टी के रोज ये लेटर जारी करके उनको क्लीन चिट दे दी गई है। और इस हवाले से
ان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے سخت اعتراض کا اظہار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پری پول ریگنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جبکہ دوسری جانب جب ہم نے رابطہ کیا فہمیدہ مرزا کے ترجمان سے تو انہوں کا کہنا تھا کہ فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کے فارم اس بنیاد پر ریجیکٹ ہوئے ہیں، جبکہ انہی کے خاندان کے جو بیٹے ہیں ان کے 2 حسنین اور حسام ان کے فارم بحال ہوئے تو انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ ڈالی ہے. مگر یہ لیٹر کے حوالے سے جو ان کے مخالفین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار اور میاں منشا کے بیٹے منان منشا نے اس میں سارا کلیدی کردار ادا کیا ہے اور یہ جعلی لیٹر چھٹی کے روز ان کو دے کر کورٹ سے کلین چٹ لے کے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. قاسم کے ابا کو جب ہٹایا جاتا ہے تو عدالتیں رات 12 بجے کھل جاتی ہیں. نور مقدم جیسے کیس میں عدالتیں کیوں بند رہتی ہیں؟ کیا یہ انصاف میں تاخیر ناانصافی کے مترادف نہیں؟ لاہور میں نگراں وزیر اعظم سے طالبہ کا سوال. نگراں وزیر اعظم نے تالیاں بجا کر داد دی. جواب میں کہا قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں تو انہیں حمید کی اماں نظر نہیں آتی. اداروں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں تو انہیں والد کا درجہ دیتے ہیں، مستفید نہیں ہوتے تو سوتیلا باپ بنا لیتے ہیں. اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹانا ہو یا نواز شریف صاحب کو ہٹانا ہو یا ایون کہ اگر آپ نے قاسم کے ابا کو گرفتار کروانا ہو تو ہماری عدالتیں رات کے 12 بجے بھی کھول دی جاتی ہیں. لیکن جب بھی کوئی زینب مرڈر کیس یا موٹر وے گینگ ریپ کیس یا اس طرح کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو ہماری عدالتیں بند رہتی ہیں. نور مقدم کیس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عدالت سے اٹھ گئی. نظام عدل کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے. کسی کا ابا ہو یا کسی کی اماں ہو یا کسی کی باجی ہو یا وہ خود ہو، محفوظ رہنا مشکل ہے. مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی اماں بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی. جب تک میں ہوں آج تو مجھے سب کچھ درست نظر آ رہا ہے. جب کل آپ اس جگہ پہ ہوں گی تو وہ مجھے درست نظر نہیں آ رہا ہوگا. ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے، ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں. دیا ہے نا. مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سوتیلا باپ بنا لیتا ہوں. اگر واقعتاً ان کو والد نہیں بنانا تو ونس اینڈ فار آل فیصلہ کر لو اور پھر خود والد بنو. والد جب گھرانے کی سربراہی کرتا ہے نا تو ذمہ داری لیتا ہے. وہ پھر ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہتا کہ یار ذرا میرے بچوں کا خیال رکھ دینا. اگر حمید کے والد کی طرف دیکھے رہو گے نا تو قاسم کے ابا کا مسئلہ ذرا خراب ہی رہے گا. یہ استعاری گفتگو ہے کیونکہ آپ نے استعارے میں کی ہے اس لیے میں جواب بھی اس میں دے رہا ہوں. کھل کے پوچھا ہو تو میں کھل کے بتاتا ہوں. ادھر خواجہ سرا کمیونٹی کا الیکشن پر تحفظات کا اظہار. ریاست خواجہ سرا کمیونٹی کو الیکشن سے دور رکھنا چاہتی ہے. رہنما خواجہ سرا کمیونٹی شہزادی رائے کی کراچی میں پریس کانفرنس. کہا نادرا نے پورے پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی کے شناختی کارڈز بلاک کر دیے ہیں. نئے ایکس کارڈز کو ووٹر لسٹ میں رجسٹرڈ نہیں کیا گیا. جب HIV کی سروسز UN کو دینی ہو تو سندھ میں ہم 50,000 ہیں اور جب ووٹنگ اور حقوق کی بات کریں تو ہم 3,000 ہیں. ریاست کی طرف سے خواجہ سرا کمیونٹی کو الیکشن سے دور کرنے کے لیے کچھ ٹیکنیکس کو آزمایا گیا ہے. نادرا نے پورے پاکستان سے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ان سے خواجہ سرا کمیونٹی کے NICs کو ایکسکلوڈ کر دیا، بلاک کر دیا. جو ایکس کارڈ بنے ہیں انہوں نے ووٹنگ لسٹ میں رجسٹرڈ ہی نہیں کیا ہے. جب آپ HIV کی سروسز UN کو فراہم کرنے کے لیے ڈیٹا دیتے ہیں تو ہم 50,000 ہیں. ہم اپنے آپ کے لیے ووٹنگ کے لیے سینسس کے لیے حقوق کے لیے ہوں تو ہم 3,000 ہیں. نئے سال کے پہلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے 200 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے. خان یونس میں ہلال احمر کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا. حملے میں نوزائیدہ بچے سمیت 5 فلسطینی شہید ہو گئے. المغازی کیمپ اور دیر البلح پر بمباری میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے. مغربی کنارے پر صہیونی فوج کی دہشت گردی جاری ہے. جنین میں فوج کی فائرنگ سے 5 فلسطینی شہید ہو گئے. 7 اکتوبر سے اب تک 319 فلسطینی شہید جبکہ ہزاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. قابض فوج نے جیل میں ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا. قید کے دوران اب تک 7 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 22,200 کے قریب پہنچ چکی ہے جن میں 9,500 سے زائد بچے شامل ہیں. بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے AR نیوز.